प्यारे बच्चों, ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। सामाजिक विज्ञान विषय में मैं आपको फर्स्ट पार्ट हिस्ट्री यानी इतिहास में युद्धोत्तर सुधार इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। यानी युद्ध के बाद क्या हुआ। युद्ध के बाद या प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का रास्ता काफ़ी मुश्किल साबित हुआ। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। जब यानी विश्व युद्ध नहीं हुआ था उस समय की बात है। युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था उसी समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगे थे। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्व वाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि जैसे ही पहला उसका वर्चस्व था भारतीय बाजार में, वैसा उसका वर्चस्व के लिए काफ़ी मुश्किल समय था उसके लिए। अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था, सो अलग। युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्जे लिए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जों से दब चुका था। युद्ध के कारण आर्थिक उछाल का माहौल पैदा हो गया था, क्योंकि मांग, उत्पादन और रोजगारों में भारी इजाफा हुआ था। पर जब युद्ध के कारण पैदा हुआ उछाल शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। दूसरी ओर सरकार ने भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में भी कटौती शुरू कर दी ताकि शांतिकालीन करों के सहारे ही उनकी भरपाई को किया जा सके। इन सारे प्रयासों से रोजगार भारी तादाद में खत्म हुए। 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। रोजगार के बारे में बेचैनी और अनिश्चितता युद्धोत्तर वातावरण का अंग बन चुकी थी। बहुत सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं भी संकट में थीं। जब उदाहरण के लिए जैसे गेहूं उत्पादकों की हालत पर भी विचार कीजिए। युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। युद्ध के दौरान यह आपूर्ति अस्त व्यस्त हो चुकी थी। कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ पूर्वी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी और विश्व बाजारों में गेहूं के अति के हालात पैदा हो गया। अनाज की कीमतें गिर गईं, ग्रामीण आय कम हो गई और किसान गहरे कर्जे संकट में फंस गए। तो इस तरह से ये आर्थिक संकट था। अब है बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। कैसे यानी इसका उत्पादन किया जाए बड़े पैमाने पर, कैसे उसका उपभोग हो। अमेरिका में सुधार की गति तेज हो चुकी थी। यह हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्ध में अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना फ़ायदा पहुंचा था। युद्ध के बाद कुछ समय के लिए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा, लेकिन 20 के दशक के शुरुआती सालों में से ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेज़ी से तरक्की के रास्ते पर पहुंचने लगी। 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी खासियत थी कि बृहद उत्पादन का चलन, यानी अधिक मात्रा में उत्पादन का चलन होने लगा। बृहद उत्पादन की ओर बढ़ने का सिलसिला तो 19वीं सदी के आखिर में ही शुरू हो चुका था, लेकिन 1920 के दशक में तो यह अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की विशेषता ही बन गया था। कार निर्माता हेनरी फोर्ड बृहद उत्पादन के विख्यात प्रणेता थे। उन्होंने शिकागो के एक बूचड़खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्रॉयट के अपने कार कारखाने में भी आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की थी। शिकागो के बूचड़खाने में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख लिया जाता था और उसके दूसरे सिरे पर खड़े मांस विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठा करके निकालते जाते थे। यह देखकर फोर्ड को लगा कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए भी असेंबली लाइन का तरीका समय और पैसे दोनों के लिहाज से किफ़ायती साबित हो सकता है। असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम, जैसे कार किसी खास प्रोजेक्ट को ही लगाते रहना, मसलीन ढंग से बार बार करते रहना होता है।
काम की रफ्तार इस बात से तय होती थी कि कन्वेयर बेल्ट किस रफ्तार से चलती है। यह काम की गति बढ़ा करके प्रत्येक मजदूर की उत्पादकता बढ़ाने वाला तरीका था। कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद कोई मजदूर अपने काम में ढील करने या कुछ पल के लिए भी अवकाश लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था। और तो और इस व्यवस्था में मजदूर अपने साथियों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि हेनरी फोर्ड के कारखाने की असेंबली लाइन से हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर के निकलने लगी। इससे पहले की पद्धतियों के मुकाबले यह रफ्तार कई गुना ज़्यादा थी। टी मॉडल नामक कार बहुत उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी। शुरुआत में फोर्ड फैक्ट्री के मजदूरों को असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थकान झेलने में काफ़ी मुश्किल महसूस हुई, क्योंकि वे उसकी रफ्तार को किसी भी तरह नियंत्रित कर सकते थे। बहुत सारे मजदूरों ने काम छोड़ दिया। इस चुनौती से निपटने के लिए फोर्ड ने हताश होकर के जनवरी 1914 से वेतन दोगुना यानी $5 प्रतिदिन कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने कारखाने में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर भी पाबंदी लगा दी कि कोई भी ट्रेड यूनियन न बना सके। तनख्वाह बढ़ाने से हेनरी फोर्ड के मुनाफे में जो कमी आई थी उसकी भरपाई करने के लिए वे अपने असेंबली लाइन की रफ्तार बार बार बढ़ाने लगे। उनके मजदूरों पर काम का बोझ लगातार बढ़ता रहता था। अपने इस फैसले से फोर्ड बहुत संतुष्ट थे। कुछ समय बाद उन्होंने कहा था कि लागत कम करने के लिए अपनी ज़िंदगी में उन्होंने सबसे अच्छा फैसला कभी नहीं लिया। फोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धतियों को जल्दी ही पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लगा। 20 के दशक में ही यूरोप में भी उनकी नकल की जाने लगी। बृहद उत्पादन पद्धति ने इंजीनियरिंग आधारित चीज़ों की लागत कीमत में कमी ला दी। बेहतर वेतन के चलते अब बहुत सारे मजदूर भी कार जैसी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं खरीद सकते थे। 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था, जो 1929 में बढ़कर के 50 लाख कार प्रतिवर्ष से भी ऊपर जा पहुंचा था। इसके साथ ही बहुत सारे लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन प्लेयर्स आदि भी खरीदने लगे थे। ये सब चीज़ें हायर परचेज व्यवस्था के तहत खरीदी जाती थी, यानी लोग ये सारी चीज़ें कर्जे पर खरीदते थे और उनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। मकानों के निर्माण और निजी मकानों की संख्या में वृद्धि से भी फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरण की मांग में इजाफा हुआ। उल्लेखनीय है कि घरों का निर्माण या खरीदारी भी कर्जे पर ही की जा रही थी। 1920 के दशक में आवास एवं निर्माण क्षेत्र में आए उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। मकानों के निर्माण और घरेलू उत्पादन की चीज़ों में निवेश से रोजगार और मांग बढ़ती जा रही थी, तो दूसरे उपभोग भी बढ़ता था। बढ़ते उपभोग के लिए ज़्यादा निवेश की ज़रूरत थी, जिससे और नए रोजगार व आमदनी में वृद्धि होने लगती थी। इस तरह से धीरे धीरे यानी रोजगार और आमदनी में वृद्धि होने लगी। 1923 में अमेरिका शेष विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा और वह दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया, यानी सबसे ज़्यादा कर्ज देने वाला देश बन गया। अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी निर्यात ने यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को भी संकट से उबरने में मदद की। अगले 6 साल में विश्व बाजार व आय वृद्धि दर में काफ़ी सुधार आया, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक कायम नहीं रह पाई। 1929 तक आते आते दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट में फंस गई जिसका दुनिया ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, इसके आगे हम अगले वीडियो में आपको महामंदी और देख लीजिए। इसके आगे है महामंदी। महामंदी क्या है? आर्थिक महामारी की शुरुआत 1929 से हुई थी, यानी विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात। 14 से 18 तक विश्व युद्ध चला था। 1929 में बहुत महामंदी आई और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा, यानी लगभग 10 वर्षों तक। इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई। इस मंदी का समय और असर सब देशों में एक जैसा नहीं था, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जा सकता था
कि कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की तुलना में खेतीहर उत्पादों की कीमतों में ज़्यादा भारी और ज़्यादा समय तक कमी बनी रही। इस महामंदी के कई कारण थे। यह हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्धोत्तर विश्व अर्थव्यवस्था कितनी कमज़ोर थी। पहला कारण यह था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। कृषि उत्पादनों की गिरती कीमतों के कारण स्थिति और ख़राब भी हो चुकी थी। कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी, तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज़्यादा माल पैदा करके वे अपना आय स्तर बनाए रख सकें। इसके फलस्वरूप बाज़ार में कृषि उत्पादों की आमद और भी बढ़ गई। जाहिर है कि कीमतें और नीचे चली गईं। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी सड़ने लगी। इतनी कृषि उपज होने लगी कि यानी खरीदारों का अभाव था और इससे यानी जो भी कृषि उपज थी वो धीरे धीरे सड़ने लगी। दूसरा कारण इसका 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्जे लेकर के अपनी निवेश संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया था। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका के कर्जा जुटाना बहुत आसान था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों के होश उड़ गए। 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था। साल भर के भीतर यह कर्जा घट करके केवल चौथाई रह गया था। जो देश अमेरिकी कर्जे पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट आ खड़ा हुआ था। भले ही सब देशों में एक जैसा प्रभाव ना पड़ा हो, लेकिन अमेरिकी पूंजी के लौट जाने से पूरी दुनिया पर असर जरूर पड़ा था। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए। कई देशों की मुद्रा की कीमत बहुत बुरी तरह से गिर चुकी थी। इस झटके से ब्रिटिश पाउंड भी नहीं बच पाया था। लैटिन अमेरिका और अन्य स्थानों पर कृषि एवं कच्चे मालों की कीमतें तेज़ी से लुढ़कने लगी थीं। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लगी। इस फैसले ने तो विश्व व्यापार की कमर ही तोड़ दी थी। औद्योगिक देशों में भी मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका में को ही झेलना पड़ा। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्जे देना बंद कर दिया था। किसी भी पैसेंजर को कर्ज नहीं देंगे। जो कर्जे दिए जा चुके थे उनकी वसूली तेज कर दी थी ताकि वसूली जल्दी से जल्दी की जा सके। किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे, परिवार तबाह हो गए, कारोबार ठप पड़ गए। आमदनी में गिरावट आने पर अमेरिका के बहुत सारे परिवार कर्जे चुकाने में नाकामयाब हो चुके थे, जिसके चलते उनके मकान, कार और सारी ज़रूरी चीज़ें कुर्क कर ली गईं। 20 के दशक में तो उपभोक्तावादी संपन्नता दिखाई दे रही थी, वह धूल के गुबार की तरह रातों रात काफूर हो गई थी। बेरोजगारी बढ़ी तो लोग काम की तलाश में दूर दूर तक जाने लगे। आखिरकार अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था भी धराशायी हो गई। निवेश से अपेक्षित लाभ न पा सकने, कर्जे वसूल न कर पाने और जमाकर्ताओं की जमा पूंजी न लौटा पाने के कारण हजारों बैंक दिवालिया हो गए और बंद भी कर दिए गए। इस बड़ी घटना से जुटे सैकड़ों सख्ते में डाल देने वाले हैं। सैकड़ों आंकड़े यानी जुटे आंकड़े सख्ते में डाल देने वाले हैं। 1933 तक 4000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे और 1929 से 1932 के बीच तकरीबन 1,10,000 कंपनियां चौपट हो चुकी थी। यद्यपि 1935 तक ज़्यादातर औद्योगिक देशों में आर्थिक संकट से उबरने के संकेत दिखाई देने लगे थे, लेकिन समाजों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीति तथा लोगों के दिलो दिमाग पर उसकी जो छाप पड़ी वह जल्दी मिटने वाली नहीं थी। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको भारत और महामंदी के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। ओके।